हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बिहार डीएलएड की ये प्रैक्टिस सेट है और ये मैराथन क्लासेस है। इसमें हम टोटल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे डीएलएड के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगातार जो भी दो चार आनी होगी वो लगातार आएगी इसी चैनल पर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के वीडियो के, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था। तो किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था, पाणिनि ने, सुश्रुत ने, या फिर चाणक्य ने? तो ये संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण, इस पर एक प्रसिद्ध शोध जो लिखा गया है वो शोध लिखे हैं पाणिनि ने। किसने लिखा? पाणिनि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हैलोफाइट्स कहा जाता है ये किस क्षेत्र में? वनस्पति को। अब कौन से क्षेत्र में? मध्य हिमालय में, थार मरुस्थल में, गंगा के मैदान में, या फिर सुंदरवन में? तो ये जो कहलाता है सुंदरवन में कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सुंदरवन की सुंदरवन कौन से स्टेट में पड़ता है? कौन से स्टेट के एरिया को कहा जाता है, जंगलों को कहा जाता है? जो क्षेत्र होता है वो वनस्पति का कौन सा एरिया, कौन से स्टेट में पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा? वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मतलब कि न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है तो न्यू ईयर उस स्टेट के अंदर उगादि के नाम से उगादि का आयोजन होता है। तो उगादि कहाँ? तेलंगाना में, कर्नाटक में, गुजरात में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो ये जो होता है वो होता है कर्नाटक में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि केरल के अंदर जो न्यू ईयर मनाते हैं तो केरल के अंदर कौन सा पर्व मनाया जाता है? वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत कौन सा है? मनुष्य के अंदर ऊर्जा जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? सूरज के प्रकाश से, जल से, गैस से, या फिर भोजन से? तो कॉमन सेंस की बात है कि जो ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। ठीक है ना। जल का जो होता है वो केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है जल का? वो भी आप साइंटिफिक जो होता है फॉर्मूला वो कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। नेक्स्ट है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? कथन नृत्य से है, या फिर मणिपुरी नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से, गरबा से है? देखिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। गरबा जो है ये गुजरात में है। कहाँ होता है? ये गुजरात का फेमस डांस है। एक होता है कथक। ठीक है ना। क्या होता है? कथक होता है। अब ये कथक कहाँ का होता है? तो कथक होता है उत्तर भारत का। कहाँ होता है? उत्तर भारत का होता है कथक। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कथकली एक होता है। क्या होता है? कथकली होता है। तो कथकली कहाँ का होता है? केरल का होता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कथकली केरल का। तो यहाँ पर किस चीज के लिए सितारा देवी का संबंध? कथक नृत्य के लिए है। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर है, प्रबंधक के ऊपर है, या इनमें से सभी के ऊपर है? तो स्कूल व्यवस्था जो उसका जो भी देखना है रूल रेगुलेशन जो होता है वो प्रिंसिपल के अंडर आता है और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा डी ऑप्शन डाल देंगे। शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती। शिक्षक एक क्लास को हैंडल कर सकता है। क्या हो सकता है? हैंडल कर सकता है एक क्लास को, वो भी 30 स्टूडेंट एक टीचर पर 30 स्टूडेंट नहीं होते तो वो पूरे स्कूल की व्यवस्था को नहीं देखेगा। जो देखेगा वो प्रिंसिपल ही देखेगा। नेक्स्ट, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षकों की जो छात्रों की क्षमता है, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापते हैं? मतलब कि एक क्लास टीचर क्लास के अंदर आता है और वो टीचर अगर बच्चों को जानना चाहे तो कैसे जानेगा? छात्र के माता पिता को पूछकर, उससे सवाल करेंगे गार्जियन से, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि छात्रों की हम जांच कर सकते हैं। क्या होगा? छात्रों की जांच हम कर सकते हैं तो उसकी क्षमता को हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होगी, छात्रों से पूछ करके। छात्रों से पूछ करके क्या हो सकता है यहाँ पर? तो छात्रों से जैसे पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या पूछेंगे? आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेस आपकी क्या है? तो ये बच्चों से पूछ करके उसकी क्षमता को जांच सकते हैं। अगर कोई गलत बोल सकता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? छात्रों की जांच करेंगे। वो जो चीज बोल रहा है स्ट्रेंथ उसका है, उस पर हम जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या वो क्षमता रियलिटी है कि नहीं, तो छात्रों की जांच करके। नेक्स्ट है आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनर्वृत्ति,
यह एक स्वतः होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए आदत जो होता है वो डेली रूटीन के हिसाब से होता है। अगर हम जिस चीज को डेली करना शुरू कर देंगे तो वो एक आदत बन जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, कोई कार्य की पुनर्वृत्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। मतलब एक टीचर अगर स्कूल में अनुपस्थित है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, अब्सेंट है, और वो क्या कर रहा है, स्कूल कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा और बीच क्लास से भाग जा रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पर रीजन पूछा जा रहा है आपसे। तो एक अप्रभावी शिक्षक है, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव है, शिक्षक की निर्बल पद्धति है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसलिए कि अप्रभावी उसके अंदर वो क्या तो शक्ति नहीं है कि वो एक शिक्षक की तरह पढ़ा सके, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास वो जो चीज पढ़ाने आ रहा है उसकी उसमें रुचि नहीं है, और वो निर्बल पद्धति, उसको कोई भी चीज पता नहीं कि किस तरीके से क्लास ली जाती है, उसके बाद क्या तो मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें उसके पास नहीं है, तो इस वजह से वो अनुपस्थित भी और भाग जाता है। आज के दौर में जो अभी टीचर्स आ रहे हैं वो ट्रेनी टीचर्स आ रहे हैं। आप भी जो जा रहे हैं डीएलएड करने, तो वो प्राइमरी स्कूल्स के ट्रेनी टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से लेसन प्लान बनते हैं, कौन सा मेथड्स होता है और कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएगी। उसी का ये एंट्रांस है, तो इनमें सारे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये जो कहलाएगा व्यक्तित्व से आप समझते हैं, व्यक्तित्व से हम व्यक्ति का व्यवहार जानते हैं। क्या जानते हैं, किसी भी व्यक्तित्व को हम क्यों पढ़ते हैं, बोले फलाने व्यक्तित्व बहुत अच्छे थे, वो गुजर गए और अच्छी अच्छी किताबें लिखी, तो उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करते कि उनकी कलम की लेखन जो थी वो मजबूत थी, उन्होंने कैसा जीवन जिया। किसी की जीवनी हम पढ़ते हैं तो उसके व्यवहार को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्कूल में ड्रॉपिंग आउट का होने का मतलब क्या है, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में टूएंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल जो है वो हमेशा के लिए जो हम छोड़ देते हैं उसको ही कहते हैं ड्रॉपिंग आउट। और ड्रॉपिंग आउट स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, उनमें कुछ अच्छे काम कर जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ड्रॉपिंग आउट्स में कुछ ऐसे होते हैं जो अनियमित पढ़ाई करते रहते हैं, वो नहीं कि स्कूलिंग की जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो इनफॉर्मल पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। लॉर्ड कर्जन के टाइम में अकाल आयोग का गठन हुआ, बिल्कुल हुआ था। हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोकसभा मंडल, बंगाल विभाजन भी इसके टाइम हुआ। हंटर आयोग का जो गठन है वो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, हंटर आयोग कब बना ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, और देखिए एक और चीज मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन की बहुत सी कमेटी बनी थी, उनमें जैसे वुड डिस्पैच हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग हो गया, ये सारी चीजें, तो उन सबको थोड़ा पढ़ लेना होगा आपको। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अस्थिशाम के अपेक्ष द्वारा होता है। पश्चिमी घाट, धार मरुस्थल, हिमाचल का क्षेत्र और दक्कन का पठार। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दक्कन का पठार। ये क्षेत्र की मृदा निर्माण जो होती है वो ज्वालामुखी की शैल से होती है, मतलब ज्वालामुखी फटती है और उसका जो अपक्षय होता है, उसके जो पदार्थ होते हैं लास्ट के बचे हुए, उससे ही पठार, दक्कन का पठार बना हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि छौ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड की या मध्य प्रदेश की। तो छौ जो होती है वो छौ नृत्य है झारखंड की। कहाँ की है, झारखंड की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता था, लाइसोसोम को, गोल्गी बॉडी को, राइबोसोम को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाइसोसोम है उसे ही आत्महत्या की, कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहते हैं वो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक और उपयुक्त सभी। तो वर्गखंड में शिक्षा के लिए जो आवश्यक हो सकता है वो इनमें से सभी होगा। पारंगत टीचर भी होना चाहिए, पर्यावरण भी सही होना चाहिए, उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति। मतलब कि एक वर्ग में हम जब एक शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा जब हम दे रहे हैं उसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के टाइम में क्या होना चाहिए कि उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसकी डिजायर होनी चाहिए छात्रों की सीखने की। एक बेहतर माहौल होना चाहिए, उचित पर्यावरण होना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो पर्यावरण है वो खेल कूद का नहीं हो, हंसी मजाक का नहीं हो, एक बेहतर पर्यावरण है जिसमें बच्चा सीख सके और उसे जल्दी गेन कर सके। ठीक है ना। और पारंगत शिक्षक हो, सही टीचर हो, ठीक है ना, जिसके पास सारे स्किल्स मौजूद हो, पढ़ाने का मेथड हो, तो ये सारी चीजें होती है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था।
दामोदर हुगली को, सोन महानदी को, नर्मदा ताप्ती को, गोदावरी कृष्णा को। तो नदियों के युग्मों में सर्वप्रथम जो जोड़ा गया था वो गोदावरी और कृष्णा को ही जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? रंगों, शिक्षा, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण या इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो इनमें जो है हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है वो शिक्षा हमें मदद करता है। हम अपने बारे में खुद को जानने की कोशिश करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें एजुकेशन होगा तो हम खुद को समझ सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी है एजुकेशन? जैसे आप खुद को समझना है तो खुद को कैसे समझ सकते हैं आप? चलिए बताइए, आपको किसी ने कह दिया कि आप पागल हो, तो ये आप निर्णय कैसे कर पाओगे कि आप पागल हो? एक अनपढ़ को अगर बेवकूफ कह दे कोई, तो उसे किस तरीके से हम कह सकते हैं? देखिए, हम स्वयं को समझने के लिए एजुकेशन है कि क्या उसने जो कहा वो किस परिस्थिति में कहा, सिचुएशन क्या थी, किसके अकॉर्डिंग कहा, हमने वहां पर कौन सी वाक्य मतलब बोला था, हम कौन सी बोली बोले थे वहां पर। तो इन सब को समझने के लिए एक शिक्षा की जरूरत है, तो शिक्षा पर ही हम डिसाइड कर पाएंगे, खुद को बेहतर समझ सकते हैं, खुद के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हम कहीं बोल पाते हैं, क्या स्टेजोफोबिया है। ये सारी चीजें हम समझने के लिए हम खुद को समझ सकते हैं, क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम फास्ट अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं या फिर दूसरे से कम है। ये सारी चीज हम ज्ञान के वजह से ही समझ पाते हैं, शिक्षा के वजह से ही। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। प्राय किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं? विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, मध्य बालावस्था में। तो ये कब होते हैं? ये होते हैं कि विद्यालय के पूर्व अवधि में ही। कब होते हैं? विद्यालय के पूर्व अवधि में ही जो है बच्चा वो समायोजन संबंधी समस्याओं का ग्रसित हो जाते हैं उससे। नेक्स्ट है, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। कल्पनाशीलता मतलब कि इमेजिनेशन जो होती है उसकी, वो अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंठा, आयु संबंधी उनके रुझान। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा आयु संबंधी उनके रुझान। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाती है, बच्चे कब कब काल्पनिक सोच कब ला सकते हैं? आजकल एजुकेशन जो होता है वो होता है कि मॉडल के हिसाब से होता है। आप मॉडल पेश करके आप चेक बच्चे को दिखा सकते हैं। उसके बाद होता है कि ट्रिप भी होता है। आप बच्चे को अगर दिखाना चाहते हैं लाल किला, रेड फोर्ट दिखाना है तो दिल्ली ट्रिप पर ले जाए, रेड फोर्ट सामने दिखा सकते हैं। और उसके बाद या फिर आप मॉडल दिखा के उसको इमेजिनेशन करवा सकते हैं। तो ये सब एक स्टेज के हिसाब से होता है। जब बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब उसको रंगों की पहचान होने लगती है, किसी चित्र को वो समझने लगता है, तो वो आयु से संबंधित हो जाता है। एज के हिसाब से वो एज के हिसाब से मैटर करता है वो। ठीक है ना? तो ये आयु संबंधी उनके रुझान होते हैं। नेक्स्ट, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा है, मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उनके शिक्षण के प्रति आस्था है। तो ये जो है छात्रों का विश्वास है, सबसे मूल्यवान है कि छात्रों का विश्वास होना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, इनके पास स्किल है। और जांच भी एक छात्र ही कर पाता है एक अध्यापक का बेहतर। तो ये छात्रों के विश्वास के साथ है, अगर उनको लगता है कि ये फेयर है हमारे लिए तो सही है। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो ये जो 22 का आंसर है वो है कि अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। ठीक है ना? अगर वो बच्चों के अंदर अगर नहीं लगन रख पाएगा तो वो नहीं सिखा पाएगा। जो उसके पास है, जो नॉलेज उसके पास है, ज्ञान उसने अर्जित किया है अपने टाइम में, तो वो ज्ञान को अगर बेहतर तरीके से तब दे सकता है जब सभी विद्यार्थियों को एक समान देख करके एक सच्ची लगन के साथ पढ़ाए। अगर वहां पर लगता है कि विद्यार्थियों से नहीं, कुछ से लगता है कि अनबन है, कुछ से खराब है रिश्ता, तो इन दरमियान जो इस रिलेशन में वो बच्चा नहीं ले पाएगा एक टीचर से जो ज्ञान उसके पास है। लेकिन एक जिससे बेहतर रिलेशन है, जिससे अच्छा रिलेशन है, तो ये बच्चा अगर यहाँ पर स्टूडेंट है तो ये बेहतर ले पाएगा ज्ञान, लेकिन ये थोड़ा कम ले पाएगा। तो इसलिए चाहता है कि सच्ची लगन, विद्यार्थियों की सच्ची लगन रखता हो एक टीचर, सभी को बराबर देखता हो, तो वो ज्ञान जो होगा उसके पास वो बेहतर दे पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी होती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी देखिए, लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल शिक्षा पे ही हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। अगर कोई अनपढ़ जाकर के गद्दी पर बैठ जाता है और शिक्षा की दरहम बरहम कर देता है, उसको खत्म कर देता है, तो ये हम शिक्षा हमारे पास है तो ही हम पहचान पाएंगे। या फिर एक ऐसा तानाशाह आ गया जो सबको मारने पीटने पर तुला हुआ है, तो भी शिक्षा पे ही हम देख पाएंगे। अंधविश्वास की कमी आती है, बिल्कुल। जो हम पहले तंत्र मंत्र इन सब को सोचा करते थे होता था, तो इस सब पे कमी आ रही है। उसका आर्थिक विकास की दर, जब शिक्षा होगा तो हम क्या, तो अभी जिस तरीके से 4G चल रहा है, फिर 5G आ रहा है, तो जनरेशन होता है, टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इसमें जब भी बढ़त होगी तो हम आर्थिक विकास की दर भी बेहतर होगी। तो इनमें से क्या होगा? ये सभी।
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? जब एक टीचर स्कूल से बाहर अपने बच्चों से मिलेगा, अपने विद्यार्थी से मिलेगा, तो वो किस तरीके का व्यवहार करेगा? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। जब हम बाहर मिलेंगे तो एक गंभीर की तरह मिलेंगे, मतलब एक सिंसियर होकर के। लेकिन जैसे एक टीचर क्लास के अंदर होगा तो टीचर को क्या होना चाहिए? एक फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, उससे जो भी वो बच्चा खुलकर कह सके। ये क्लास के अंदर होना चाहिए, लेकिन बाहर मिले तो एक टीचर सिंसियर के तौर पर मिले। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, तपस्या है? क्या है? स्किल है, आर्ट्स है, या फिर तपस्या है? ये सारी चीज। तो शिक्षण जो है एक कौशल है, एक स्किल है आपके पास, वरना हर एक टीचर बन जाता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप टीचर हैं, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। और टीचर वो होता है जो अपने स्किल के जरिए बच्चों को, अपने स्किल के द्वारा बच्चों को कम शब्दों में सब कुछ समझा सके, पढ़ा सके, या फिर अलग तरीके से वो जिस चीज को पढ़ाना चाहे उस चीज को उस बच्चे की समझ तक पहुंचा दे, उसके दिमाग तक बैठा दे। तो ये एक कला है और सब कोई नहीं कर सकता इसको, इसलिए शिक्षण एक कौशल है। नेक्स्ट है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी, कब सार्थक होगी? जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, रोजगार केंद्रित होगा, समाज केंद्रित। रोजगार केंद्रित होता बिल्कुल भी नहीं, समाज केंद्रित सेंटर बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम नहीं। छात्र केंद्रित जब होगा, स्टूडेंट सेंट्रलाइज जब होगा, तो ये क्या होगा? सार्थक होगा शिक्षा। स्टूडेंट सेंट्रलाइज इसलिए कि सारी चीज स्टूडेंट के ऊपर होगा। स्टूडेंट जो कहेगा वो हो सकता है सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा। पहले क्या था? टीचर सेंटर था, मतलब कि जो टीचर कह दिए वही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो अब स्टूडेंट जो कहेगा वो होगा और इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षक का है, सरकार का है, शिक्षाविदों का है? तो ये जो होगा वो होगा शिक्षकों का। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षक का इसलिए है कि अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और उसके पढ़ाने का जो अंदाज है, उसके पढ़ाने की जो कला है, आर्ट है, वो उसको समझ में नहीं आ रही है। अगर जैसे हम उसको सर्कल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब सर्कल पढ़ाने के लिए हम क्या कर दिए? एक ग्लोब ला दिए। अब ग्लोब को क्या कर रहे हैं? हम उसको नचा रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटा ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है और ये नाचता रहता है, पृथ्वी की तस्वीर है, और ये जो घुमा ऐसे करके गोल बना हुआ है इसको सर्कल कहते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का क्या करें? आप चार्ट बोर्ड का एक ग्राफ बना करके जो सर्कल का है वो लेकर के आ जाएं। जब आप ग्लोब लेकर के आए तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए? ज्योग्राफी पढ़ाना चाहिए। तो ये शिक्षण की जो समस्या है उसको कौन सॉल्व कर सकता है? एक शिक्षक ही सॉल्व कर सकता है। जिस जिस टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हैं उसी को समझाने की कोशिश करें बच्चों को, और सबसे हल्के अंदाज में, कहे तो आम भाषा में, आप जो उसकी मदर टंग है उस हिसाब से आप उसको समझाने की कोशिश करें, तो जो समस्या होती है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? कौन कर सकता है शिक्षक की योग्यता और उसके आचरण का मूल्यांकन? उसके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग, विशेषज्ञ। अब उसकी जो योग्यता और आचरण है, उसकी एबिलिटी है और उसके जो कैरेक्टर है, उन सबको जो कर सकता है वो एक शिष्य ही कर सकता है। जब वो पढ़ाने आए तो उसकी योग्यता एबिलिटी, क्या वो पढ़ाने लायक है कि नहीं, ये सारी चीज उस शिष्य के अंदर होता है। जब ही एक टीचर एक स्टूडेंट को लगता है कि टीचर हल्का है तो स्टूडेंट मजाक मस्ती करते हैं, कोई भी क्लास में शांत नहीं होता है, हल्ला गुल्ला करता है खूब, और उसके बाद टीचर्स को मतलब सेंट्रलाइज नहीं होने देता और उसे बाहर कर देता है। तो ये शिक्षक की योग्यता बच्चे पर पूरा क्या तो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा शिक्षा होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों को सर्वांगीण विकास। तो 29 का जो आंसर क्या होगा? तो बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका क्या है तो संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होगा तो बच्चे में किस किस चीज पर डेवलपमेंट होगा? एक बॉडी पे डेवलपमेंट होगा, माइंड पर, ठीक है ना, वो क्या है तो स्ट्रांग होगा माइंड से, सोचने की जो थिंकिंग पावर होगी वो स्ट्रांग होगी। फिटनेस होना चाहिए, गेम की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, बच्चे के अंदर फिटनेस हो, बॉडी फिट हो, मनोरंजन भी करे वो खेल के साथ। उसके अलावा उसके थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, शिक्षा का उद्देश्य वही होना चाहिए असल में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण।
पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्र की आवश्यकता और रुचियों की योग्यताओं को, यह पाठ्यक्रम के निर्माण का मुख्य रूप होना चाहिए, मुख्य ध्यान रखना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता एवं भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। छात्रों के प्रेरणादायक, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता भाव रखने वाला। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल के लिए एक टीचर बेहतर है, मतलब उससे ज्यादा प्लस, मतलब उसके ज्यादा रिलेशनशिप बढ़िया है, और एक से जो थोड़ा कम है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक प्रिंसिपल में होना चाहिए जो आपके स्कूल को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो मैंने आपको फिर बता दूं कि ये जो होना चाहिए वो अनुसार शिक्षक की योजना पद्धति वो बालक केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो 33 का जो आंसर होना चाहिए वो प्रतिपूर्ण, अध्यापक के प्रतिपूर्ण होना चाहिए। श्रेष्ठतम गुण है कि प्रतिपूर्ण होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता भी होना चाहिए, बिल्कुल कोई धर्म से भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक जो आता है स्कूल में तो उसमें कोई भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो अध्यापक एक मुखौटा होता है, ठीक है ना? एक क्या होता है? मुखौटा होता है, किसका? समाज का। ये भी ध्यान रखना आपको, समाज का होता है। समाज के अंदर अगर देखिए किसी स्कूल के अंदर कहीं डांस अभी टीचर्स डे पे हो रहा है अक्सर, तो इस पे अगर हो तो क्या कहेगा कि समाज क्या कहेगा? टीचर सही नहीं है। या फिर जो कहीं पर कोई क्रिएटिविटी हो रही है, मतलब आप रील बना रहे हैं कोई बच्चे, तो उनमें क्या हो रहा है? पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, तो इसमें समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही रील अगर आकर के एक टीचर बना दे समाज के अंदर, तो समाज क्या कहेगा उसको कि ये कह तो एक टीचर का कह तो काम नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसको क्या है कि एक समाज के प्रति जवाबदेह और छात्रों के प्रति भी जवाबदेह है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भगाने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? तो ये क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक की लालसा, छात्रों को अध्यापक से डराना है, ये सभी। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल का नीरस वातावरण। क्या है? नीरस वातावरण। वहां कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं बात है, वहां जो स्कूल खुला हुआ है तो उनमें क्या है वहां क्या तो भैंस रखे हुए, गोबर रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें, उसमें भूसा रखा हुआ है, तो ये सब चीजें रहती है जो बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण होता है। वहां क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट होना चाहिए, पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का सामान होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। तो इस वजह से बच्चे वहां आएंगे भी, सिर्फ खिचड़ी की वजह से नहीं आ सकते। नेक्स्ट है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन दे करके। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा कि अध्यापकों के कार्य की सराहना जब हम करेंगे एक टीचर के कार्य की, कि आप ये बेहतर काम करते हैं, आपके अंदर ये स्किल बेहतर है, आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, तो उसको क्या होगा कि हमारे अंदर जो है वो शाबाशी दी जा रही है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो मोटिवेट जब इंसान होता है तो मोटिवेट होने के बाद वो काम और अच्छे ढंग से करता है। तो अध्यापक की कार्य क्षमता जब हम बढ़ा सकते हैं तो उनको कह दो सराहना करके, उनको कह दो शाबाशी दे करके, तो हम करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों के लिए भी शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा कि उद्देश्यहीन शिक्षा, कोई दिशा नहीं है शिक्षा की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कैसे वो मैं बताता हूं। हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मल एजुकेशन ग्रेजुएशन तक ले लिए या 12th तक ले लिए, अब तक हमें कोई भी हमने फैसला नहीं कर पाया कि हमको जाना कहाँ है, हम क्या करने जा रहे हैं। अगर एक टीचर बनना है तो टीचर बनने के बाद भी टीचर की जॉब आपको नहीं मिलेगी, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई किए तो आप बीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने स्टेट में, या फिर अदर अदर स्टेट के आपको टेट देने पड़ेंगे, फिर भी वैकेंसी बहुत कम आती है। या फिर आप जैसे किसी भी को ले लें, ग्रेजुएशन कर लियो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं,
+3 कर लिया, अब ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद भी अब बैठे हुए हैं, क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं आ रही है, तो बिना उद्देश्यहीन शिक्षा आपको जा रही है। हाँ, अगर यहीं पे टेक्नोलॉजी के दर पे आप +2 करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, आप ये कोर्स कर लें, इतना वैकेंसी और इतना इस जगह आपको एक इंडस्ट्री है, यहाँ जॉब मिलेगी, तो ये एक दिशा जो रहता, वो उस दिशा की तरफ अगर आपको कहते हैं एक ठोस नीति के साथ होती, तो हम कहते हैं कि शिक्षा बहुत जल्द लेते हैं और जल्द का कहते जाकर के रोजगार भी मिलता और फिर देश तरक्की भी करता। लेकिन उद्देश्यहीन शिक्षा, प्लस ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, पीएचडी करके कहीं कोई जॉब नहीं है, तो ये उद्देश्यहीन ही शिक्षा है। फिर कोई एक आता है और जो ड्रॉप आउट होते हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, फिर उसके अंदर नीति आती है, उसके अंदर अलग अलग विचार आते हैं, तो ये सब बहुत कम लोगों के पास आता है, वो एक थिंकर के पास ही हो सकता है, और किसी भी थिंकिंग करने के बाद ही आता है, पैसे भी नहीं होते कितने के पास, एक बिजनेसमैन ही बिजनेसमैन बना हुआ होता है, गरीब का बच्चा नहीं। अगर आपको बिजनेस ही करना तो 2-3 लाख एक गरीब का बच्चा नहीं ला सकता। तो ये उद्देश्यहीन शिक्षा है जो शिक्षित बेरोजगार रखी हुई है। शिक्षित बेरोजगारी भारत में बहुत ही ज्यादा है, जिसका एक प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। नेक्स्ट है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का जो आंसर होगा वो होगा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उच्चतम माना जाता है? सबसे उच्चतम किस प्रकार की? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, परियोजनावादी। तो सी ऑप्शन होगा लोकतांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अब बिहार का डीएलएड का क्वेश्चन है तो बिहार दिवस पूछा ही जाएगा आपसे, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ से चलते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो आपको मालूम है बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में, और कब बना था? 1916 में बिहार का उच्च न्यायालय बना था। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय वृक्ष कौन सा है? बैल, पीपल, आम। वृक्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वृक्ष मतलब के ट्री, तो ये कौन सा है? पीपल है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय पुष्प मतलब फ्लावर, क्या तो स्टेट का जो आपका राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? कमल है, गेंदा है, गुलाब है, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन होगा गेंदा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? पशु एनिमल कौन सा है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बैल। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? पक्षी हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया, तो ये गौरैया जो है वो बिहार के राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे घनत्व नहीं पूछ रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पटना में है। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है शेखपुरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात जो होगा वो होगा मुंगेर में। कहाँ होगा? मुंगेर में। ठीक है ना, इससे पहले जो था सबसे कम कम जनसंख्या शेखपुरा, कम लिंगानुपात वाला जो होगा वो मुंगेर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो होगा वो होगा समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या पटना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गोपालगंज। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है, लिटरेसी रेट किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला जो है, कहाँ सबसे ज्यादा लिटरेट पर्सन लोग रहते हैं, क्या तो वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं कहाँ? रोहतास में, नवादा में, पटना में या फिर दरभंगा में, तो इनमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको वो हो जाएगा रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रोहतास में रहते हैं। नेक्स्ट की सबसे कम साक्षरता वाला जिला, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया, तो इनमें जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा पूर्णिया में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग भी दे दिया हूं कि मतलब आ सकता है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। दयाराम सैनी, राखलदास बनर्जी, एम एम वत्स या अन्य, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी दयाराम सैनी के द्वारा। ठीक है ना, 1921 में। ठीक, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, अब मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, दयाराम सैनी ने खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, किसके मध्य लड़ाई है? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी, जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच ये लड़ा गया था 1191 में, तराइन का युद्ध। 56 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। मुर्शिद कुली खान, सादत खान, सरफराज खान या अन्य। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके किया था, वो मुर्शिद कुली खान किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 56, 63 या फिर 1865। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा 1856 में। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 77, 1833, 1858 या 1799 में। तो ये जो अपनाई थी 1858 में अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो की नीति। नेक्स्ट है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया या फिर दक्षिणी एशिया। तो ये लोग जो आए थे वो आए थे पश्चिमी एशिया से। कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया, तुर्की। तो ये है अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी शासक थे। 68 का ए। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश के किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किसने जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज ने। तो इसको बिहार को जो सबसे पहले जीता वो जीता था खिलजियों ने, सबसे पहले जीता था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में। तो सबसे ज्यादा जो किए थे वो ओपन किए थे सूरत में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस, हेकेटियस ये सब अलग अलग है। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री का है। ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को? कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपरनिकस से जो पूरे विश्व को बताया था सौर मंडल के बारे में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्या सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये सन है। क्या है? सूरज है ये। और सूरज के चारों ओर घूमने वाला जो है वो छोटा छोटा ग्रह है। अब छोटा छोटा जो ग्रह है ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, और ये चक्कर लगाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? ग्रह, उपग्रह, उच्चल तारा ये सभी। तो वो कहलाता है ग्रह कहलाता है। ठीक है ना। और ये सन जो है वो एक तारा है, ध्यान रखना है आपको। क्या है? तारा है। आपसे पूछ भी सकता है। सबसे कम समय में दूरी तय करने वाला एक बुध है जो सबसे नजदीक है। सबसे गर्म है शुक्र है। ठीक है। सबसे नीला ग्रह जो कहलाता है वो पृथ्वी कहलाती है। और क्या तो हरा ग्रह कहलाता है वो मंगल ग्रह, लाल ग्रह कहलाता है वो मंगल ग्रह कहलाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं सौर मंडल के अंदर। ठीक। अब आगे चलते हैं हम। यहां तक ये लास्ट था। ये टोटल लास्ट क्वेश्चन तक था। यहां तक मैंने पूरा वीडियो बनाया जो एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड टेलीग्राम सभी पे ज्वाइन हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप हमें यूट्यूब पर नए हैं तो दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करना उन सबको जब तक तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।